तो दोस्त चलिए आज लेकर के आए हैं आपके लिए टेस्ट पेपर 60। जी हाँ दोस्तों, पिछले दिन एएलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए टेस्ट हुई थी ये 60 नंबर, उसी का दोस्त आज क्या है कि टेस्ट पेपर प्लस स्कोर कार्ड आ गया है। ठीक है, तो क्या करते हैं कि सबसे पहले हम स्कोर कार्ड देख लेते हैं, स्कोर कार्ड नहीं टेस्ट पेपर देख लेते हैं, फिर हम स्कोर कार्ड देख लेंगे। ठीक है, और जो लोग नए हैं अगर टेस्ट देना चाहते हैं एएलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए तो दोस्त आप भी दे सकते हैं बिल्कुल फ्री में निःशुल्क। कैसे टेस्ट देना है ये आपको हम टेस्ट पेपर देखने के बाद बताएंगे, तो टेस्ट पेपर तक के बने रहिएगा। स्कोर कार्ड देखने से पहले ही आपको हम बता देंगे कि कैसे टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी क्या करते हैं कि 60 नंबर जो टेस्ट लिए हैं उसमें जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आपको स्कोर कार्ड दिखाएंगे और देखेंगे कि आज नंबर 1 पे कौन है। चलिए पहले देखते हैं टेस्ट पेपर। देखिएगा ये पहला नंबर टेस्ट का पहला नंबर क्वेश्चन है, इसमें दोस्त 25 क्वेश्चन दिया गया था। 25 क्वेश्चन का क्या करेंगे हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर स्कोर कार्ड दिखा देंगे। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल जो है लगता है तो उसके बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, दो कण है उसके बीच क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो उसके बीच की दूरी क्या होगी। पहला नंबर देख लीजिए, पहला नंबर कहा जा रहा है कि बीच की दूरी समानुपाती होगी, क्या ये हो सकता है? या दूसरा नंबर कहा जा रहा है कि वर्ग के समानुपाती होती है, क्या यह हो सकता है? या तीसरा नंबर कहता है कि वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, क्या यह होगा? या चौथा नंबर सीधा कहता है कि व्युत्क्रमानुपाती होगी। दोस्त होगा क्या? अगर दो कणों के बीच अगर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है तो उसके बीच की दूरी होगी क्या? जान लीजिए, आपको करेक्ट आंसर बता देते हैं दोस्त, ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन होगा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगी। क्या होगी? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। चलिए आपको बता देते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहां पे M1 और M2 क्या है कि दो पिंड है या दो कण है या दो द्रव्यमान वाली वस्तु कहिए वो है, उसके बीच की दूरी r ले लेते हैं और इस दोनों द्रव्यमान के वाले वस्तु जो है उसके बीच जो है गुरुत्वाकर्षण बल F लगता है। तो यहां से जो दोस्त फॉर्मूला निकलता है ये F बराबर कैपिटल G इंटू M1 इंटू M2 बाई R स्क्वायर होता है। तो बट्टे में R स्क्वायर है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती का होल स्क्वायर यानी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। किसके? बल के। तो बल जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या था कि बिल्कुल करेक्ट था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है दोस्त, इस पे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। ठीक है, कभी कभी दे देगा न्यूमेरिकल तो इसी फॉर्मूला पे बैठा करके निकाल दीजिएगा। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है दोस्त, इसमें दे दिया है कि फुट किस पद्धति की लंबाई मात्रक है। जी हाँ, फुट जो है किस पद्धति की लंबाई मात्रक है ये है। पहला देख लीजिए, कहता है कि एफपीएस पद्धति का है, या दूसरा नंबर सीजीएस पद्धति का है, या तीसरा नंबर दे दिया है कि मैट्रिक पद्धति का है, या चौथा नंबर एसआई पद्धति का है। दोस्त है किसका? फुट। देखिए फुट का ये या फीट का ये दोनों बराबर ही होता है, तो ये जो होता है ना ये फर्स्ट नंबर एफपीएस का होता है। एफपीएस में क्या होता है कि लंबाई को फुट या फीट में मेजर की जाती है। ठीक है, और द्रव्यमान को दोस्त पाउंड में, P4 पाउंड होता है, पाउंड में द्रव्यमान को मेजर किया जाता है और समय को एस से यानी कि सेकेंड में मेजर किया जाता है। तो ये एफपीएस सिस्टम की बात है। ठीक है, इसमें लंबाई को फुट या फीट में मेजर करते हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिएगा दोस्त, अगला क्वेश्चन नंबर कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? इंपॉर्टेंट है। इसमें दोस्त अगला क्वेश्चन आपको यह कहा जा रहा है, देखिएगा कि निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी है। जी हाँ, सदिश राशि कौन सी है काफी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा सदिश होगा कौन सा अदिश होगा, लेकिन चलिए आज हम उस डाउट को क्लियर कर देंगे कि कैसे पकड़ना है कि सदिश है कैसे अदिश है। वैसे तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि सदिश है कौन, इसमें जान लीजिए, आपको करेक्ट आंसर बता देते हैं। ये फोर्थ नंबर विस्थापन। विस्थापन क्या है कि एक सदिश राशि है। अब समझिए कि आखिर हम पता कैसे कर लिए कि सदिश राशि जो है द्रव्यमान ही है। देखिए आपको हम बताते हैं कि सदिश राशि किसे किसे कहते हैं। तो दोस्त जिसमें क्या होता है कि परिमाण और दिशा पता चले उसमें क्या होता है कि उसे हम सदिश कहते हैं, और जिसमें दिशा ही पता ना चलेगा, आपको डायरेक्शन ही पता नहीं चलेगा, वो अदिश होता है। उसमें सिर्फ परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि अदिश राशि कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है कि ट्रिक होता है, उस ट्रिक के अनुसार जो है पता कर सकते हैं कि कौन सदिश है कौन अदिश है। देखिए आपको हम ट्रिक बता देते हैं, इस ट्रिक को याद रखिएगा। क्या है? सदिश राशि के लिए है क्या कि उस आर्द्रता को चाबी दो, उस आर्द्रता को चाबी दो। इसमें जो है सारे जो है आपको देख लीजिए उसी वर्ड से जो है इसमें लिखा हुआ है, जितने भी वर्ड है इसमें से जो भी आएगा वो क्या होगा कि दोस्त आपका अदिश राशि होगा। सदिश राशि के लिए छोटा सा है फॉर्मूला, क्या है कि विस्वत बल है। विस्वत बल से आपको जो है विश्व से यहां विस्थापन हो जाएगा, जैसे अभी आपको विस्थापन बता दिए कि सदिश राशि है। और आप देख लीजिए ब से वेग है, त से जो है आपका त्वरण है, बल से तो जानते ही है कि बल है, तो ये सब क्या है कि सदिश राशि है। तो इस ट्रिक पे याद रखिएगा, काफी हेल्पफुल है ये, आपको एग्जाम में काफी मदद करेगा ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्त, अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि दो वस्तु है ए और बी, क्या है कि दो वस्तु है। ए का जो है आपका वेट दे दिया है, कितना दे दिया है 6 केजी दे दिया है, बी का वेट आपको दे दिया है 34 केजी। और इसमें हमको क्या करना है कि जड़त्व पता करना है कि किसका जड़त्व अधिक होगा, किसका जड़त्व कम होगा। तो ध्यान रखिएगा, एक चीज आपको बता देते हैं कि जिसका भी वेट अधिक होगा उसका जड़त्व अधिक होगा, जिसका वेट कम होगा उसका जड़त्व क्या होगा कि कम होगा। ध्यान रखिएगा। तो यहां पे क्या है कि बी का जो है वेट अधिक है, तो स्वाभाविक है कि बी का जड़त्व भी अधिक होगा ए की तुलना में। ठीक है, तो बी का जड़त्व जो होगा ए की तुलना में अधिक होगा। ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, ट्रिकली याद कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त, अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि किसी वस्तु से क्या है कि वेग को घटा करके आधा कर दिया जाता है, तब उसमें आधा क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, वेग को आधा कर दीजिए तब उस समय इसमें से क्या है जो आधा हो जाएगा। तो ध्यान रखिए कि वेग कह रहा है ना, तो भी किसके फॉर्मूला में आता है। तो संवेग का फॉर्मूला पहले देख लीजिए, संवेग का फॉर्मूला P बराबर जो होता है m इंटू v होता है। तो इसमें तो वेग वेलोसिटी आ ही रहा है। बल का क्या होता है, बल का F बराबर m इंटू a होता है। तो इसमें तो वेलोसिटी नहीं आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, दोनों तो होगा नहीं, या चौथा नंबर तो कोई होगा ही नहीं। ठीक है, तो आखिर होगा क्या, संवेग होगा। तो संवेग आधा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये भी जान लीजिए आप। ठीक है, तो यहां पे वेग को आधा कर दिया जाता है घटा करके। तो यहां देख लीजिए संवेग P बराबर m इंटू v होता है, तो v को आधा कर दीजिएगा। तो v को आधा कीजिएगा तो ये m इंटू v किसका होता है, संवेग का ही होता है। स्वाभाविक है कि संवेग भी आधा हो जाएगा, इसलिए ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। ठीक है, संवेग आधा हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये टेस्ट का छठा क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा, अब प्लस आपको कह रहा है कि मात्रा नियत होती है तो क्या कहलाती है। देखिए इसमें अगर एनर्जी नियत है यानी कि कांस्टेंट है, जान लीजिए, तो वो क्या होता है कि कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। ठीक है, यानी ऊर्जा संरक्षण नियम को फॉलो करता है। तो ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऊर्जा संरक्षण में क्या होता है कि स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा दोनों क्या होता है कि मिल करके जो है उसका कुल ऊर्जा क्या होता है कि नियत होता है, उसका चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें भी आपका ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा और उसकी मात्रा नियत है, कांस्टेंट है। तो ये क्या करेगा कि ऊर्जा संरक्षण के नियम को क्या करेगा कि पालन करेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मानव के जो है वे दो महत्वपूर्ण कौन से भाग है जिसमें क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जी हाँ, आप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना भी अनिवार्य है, जान लीजिए। अगर ना होगा तो वहां वो काम करेगा ही नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आप देख लीजिए पहला नंबर क्या कहा जा रहा है कि हाथ पैर में, हाथ और पैर या क्या ये दोनों में जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। या दूसरा नंबर आपको कहा जा रहा है इसमें कि मांसपेशियां और हृदय, क्या ये है। या तीसरा नंबर हृदय और मस्तिष्क दे दिया है। और चौथा नंबर दे दिया है कि नेत्र और आपको जो दे दिया तंत्रिका, क्या इसमें जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। ध्यान रखिए, आपको हम बताते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कहां उत्पन्न होता है, उत्पन्न होना भी जरूरी है। तो आपको हम बताते हैं, ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या, हृदय यानी हार्ट और मस्तिष्क। इसमें क्या होता है ना दोस्त कि मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, क्योंकि न्यूरॉन्स जो होता है मस्तिष्क में होता है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और वहां पे मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि फंक्शन होता है। वहां पे जो तंत्रिका तंत्र होते हैं वो एक्टिव होता है और वो क्या होता है कि आपका जो है दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट होकर के उसको जो है एक्टिव करके रखता है। इसलिए क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होना जरूरी है, नहीं तो फिर वो काम करना बंद कर देगा। काम करना बंद करेगा तो फिर सोचिए क्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया है कि दूध से क्रीम कौन सा बल जो है आपका लगता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि दूध से क्रीम अगर निकालते हैं तो कौन से बल लगता है उसमें। पहला देख लीजिए, पहला नंबर कहता है कि घर्षण बल, या दूसरा आप केंद्रीय बल, तीसरा जो है दे दिया अभिकेंद्र बल, दूसरा दे दिया, तीसरा आप केंद्रीय बल, चौथा नंबर कहता है कि इसमें से कोई नहीं। देखिए दूध से अगर जब मक्खन निकालते हैं, दूध को ज्यादा क्या कीजिएगा कि ना उसको हिलाइएगा, मतलब कि एक होता है डंडा, उससे जो है कीजिएगा, तो उसमें क्या होता है कि अपकेंद्र बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। उसमें जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है दोस्त, मंथन करते हैं दूध में, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होने से क्या होता है ना कि जो हल्के कण होते हैं वो पानी के ऊपर आ जाते हैं, जो आयतन जिसका अधिक होता है वो क्या होता है कि वो नीचे चला जाता है। तो दूध का जो मक्खन निकलता है वो उसका क्या होता है, आयतन कम होता है, जिसकी वजह से ऊपर आता है, उसको हम छान करके निकाल लेते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। ध्यान रखिएगा। तो ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी कि अपकेंद्र बल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि बर्नौली प्रमेय
आधारित है? जी हाँ, बर्नौली प्रमेय किस पे आधारित है ये कहा जा रहा है। पहला देखिए, पहला नंबर आपको कह रहा है कि ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है, या दूसरा नंबर संवेग संरक्षण पर, या तीसरा नंबर आपको कहता है कि आवेग संरक्षण पे, या चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। दोस्त, बर्नौली का प्रमेय जो है किस पे आधारित है? ध्यान रखिएगा, आपको हम बताते हैं कि ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या? ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण पे क्या होता है कि बर्नौली का सिद्धांत जो है काम करता है। ठीक है, अब जान लीजिए कि बर्नौली के सिद्धांत में आपको जैसे कि उसका जो है क्या होता है कि गतिज ऊर्जा, जो पानी निकलती है उसका गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और उसका अंदर का ऊर्जा जो होता है वो तीनों नियत होता है, कांस्टेंट होता है, वो बदलता नहीं है। संवेग ऊर्जा संरक्षण में कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी में भी यही कहा जाता है कि एनर्जी जो है क्या होता है कि निर्माण नहीं होता है, या वो कभी विनाश नहीं होता है, बल्कि कांस्टेंट रहता है, एक रूप से दूसरे फॉर्म में, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो कन्वर्ट होते रहता है। तो ये बर्नौली का थ्योरम जो है दोस्त, ध्यान रखिएगा, आपको ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे ही क्या होता है कि काम करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि एक बीकर में मान लीजिए कि एक बर्फ डाला हुआ है, बर्फ डालने के बाद बीकर में क्या होता है कि बर्फ जो पिघल करके खत्म हो जाती है बर्फ, तो उसमें बीकर का लेवल पानी का होगा वो क्या होगा? बढ़ेगा, या दूसरा नंबर कह रहा है कि पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, या तीसरा नंबर कहता है कि नहीं इसमें जो है घट जाएगा, चौथा नंबर कहता है कि कोई कुछ नहीं होने वाला है, उतना ही रहेगा। क्या सही होगा इसमें? ध्यान रखिए, कोई बीकर है या ग्लास है, पानी ले लीजिए, उसमें अगर बर्फ डालिएगा तो जैसी बर्फ डालिएगा वैसी पानी का स्तर थोड़ा सा बढ़ जाएगा बर्फ डालते ही, लेकिन पिघलने के बाद जो लेवल उठा हुआ है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि पानी जब बर्फ पानी में डालते हैं तो लेवल कितना उठता है? जितना वह पानी का आयतन विस्थापित करता है उतना ही उठता है। अब बर्फ जब पिघलता है तो पानी तो उतना उसका आयतन है उतना ही, तो उसमें भी पानी आ जाएगा ना, तो उसका लेवल ज्यों का त्यों बना रहता है, उसमें न तो लेवल घटता है न तो बढ़ता है। ध्यान रखिएगा, मतलब उतना ही रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। ठीक है, उतना ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन दोस्त इंपॉर्टेंट है। क्या कहा जा रहा है इसमें कि किस प्रकार के कोयले में सबसे अधिक मात्रा में कार्बन मात्रा पाया जाता है? जी हाँ, किस कोयले में? तो पहला देख लीजिए, ये सभी जो है क्या है कि चारों कोयला का ही प्रकार है ये, लेकिन इसमें आपको जानना है ये चीजें कि किसमें सबसे अधिक प्रतिशत मात्रा जो है कोयले की होती है। पहला नंबर देख लीजिए, पहला नंबर कहता है कि लिग्नाइट का, दूसरा नंबर बिटुमेन्स का, तीसरा नंबर एंथ्रासाइट का, चौथा नंबर कहता है पीट का। किसका कार्बन मात्रा सबसे अधिक होता है? तो ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर आपको बताते हैं ये थर्ड नंबर। क्या? एंथ्रासाइट। दोस्त, एंथ्रासाइट में जो होता है ना वो कार्बन प्रतिशत मात्रा जो होती है वो सबसे अधिक होती है। अब कितना होती है कभी कभी परसेंटेज भी पूछ देता है, ध्यान रखिएगा। 86 से लेकर के 98% तक के कार्बन की मात्रा एंथ्रासाइट में होती है। उसके बाद जान लीजिए कि आप जो है कभी कभी बिटुमेन्स की पूछ देगा कि कोयले की मात्रा कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा बिटुमेन्स की जो कोयले की मात्रा होती है दोस्त 45 से 46% होती है। लिग्नाइट का पूछ देगा तो लिग्नाइट का प्रतिशत मात्रा जान लीजिए कि 25 से लेकर के 35% तक की होती है, और पीट का जो होता है वो सबसे कम होता है जो 40% के आसपास में होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्त दे दिया है कि रेडियम दे दिया है। ठीक है, रेडियम में आपको दे दिया है, ध्यान रखिएगा, इसमें कहता है कि नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बताना है कि कितना है। तो देखिए रेडियम कितना कितना दे दिया है, तो रेडियम आपको दे दिया है 88 और 226। इसमें आपको यह पहचानना है कि द्रव्यमान संख्या कहां कौन कितना होता है और प्रोटॉन की संख्या कितना होता है या न्यूट्रॉन की संख्या कितना है। अगर ये पहचान लिए तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं कि दोस्त इसमें आप न्यूट्रॉन की संख्या आराम से निकाल सकते हैं, प्रोटॉन की संख्या पहचान सकते हैं। ठीक है, बशर्ते ये दो चीजें पता होना चाहिए। देखिए आपको हम बताते हैं कि रेडियम जो दे दिया है सबसे ऊपर जो देख रहे हैं 226, वो द्रव्यमान की संख्या होता है। ध्यान रखिएगा, सबसे ऊपर जो होता है द्रव्यमान की संख्या, और नीचे 88 जो देख रहे हैं दोस्त वो 88 प्रोटॉन की संख्या होती है। हमको निकालना होता है क्या, न्यूट्रॉन की संख्या इसमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या होता है कि द्रव्यमान संख्या में से आप क्या कीजिएगा कि प्रोटॉन की संख्या को घटा दीजिएगा। तो द्रव्यमान की संख्या 226 में से 88 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 138 आ जाएगा। 138 आपका न्यूट्रॉन हो गया, अब प्रोटॉन जो है 88 है ही, तो 138 और 88 आपका क्या होगा कि करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। देखिए ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आते रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त, अगला ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जा रहा था, पहले देख लीजिए, पहला नंबर कहता है 1s2 2s2 2p6 3 2d कहता है 10 और 3s2। दोस्त ये गलत है, क्योंकि जान लीजिए 1s2 2s2 2p6 के बाद जो है 3s2 आता है।
ठीक है, जो गलत दे दिया है, पहले दे दिया है 2D, जो 2D आएगा नहीं, ये गलत है, जान लीजिए ये गलत है, प्लस ये थर्ड नंबर भी गलत है, ये दोनों गलत दे रखा है, ये दोनों पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो बहुतों लोगों ने इसमें गलत किया है, जबकि ये दो ऑप्शन इसमें गलत है। कोई नहीं, ये सेटिंग के अनुसार ही हुआ है, तो आपका जो लगाया हुआ होगा वो सही होगा। ठीक है, तो ये थर्ड है, ये फर्स्ट नंबर जो पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर, हाँ, अगला क्वेश्चन नंबर दोस्त ये कहा जाता है कि ईस्ट मिलाने पर गूंथे हुए आटे के उठने का कारण क्या होता है। जी हाँ, अगर आटे गूंथ रहे उस समय अगर आप ईस्ट मिला देते हैं तो थोड़ी देर के बाद आटे क्या होता है कि ऊपर उठ जाते हैं। वो किस वजह से उठ जाते हैं ये बताना है आपको, ध्यान रखिएगा। आपको करेक्ट आंसर बताते चलते हैं दोस्त, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से होता है। किसकी वजह से? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से। ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से क्यों होता है, जान लीजिए कि जब क्या करते हैं, आटे गूंथते वक्त जब ईस्ट मिला देते हैं, थोड़ी देर छोड़ देते हैं, तो छोड़ने के बाद क्या होता है कि ईस्ट से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है कि बुलबुले के रूप में ऊपर आता है और उसे ऊपर उठा देता है आटे को, और क्या करता है कि वो मुलायम भी हो जाता है। जब पकवान उसका बनता है तो वो स्वादिष्ट भी लगता है, ध्यान रखिएगा। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से गूंथा हुआ आटा जो है दोस्त क्या होता है कि थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि वायुयान के टायर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, एरोप्लेन जो होती है उसके टायर में कौन सी गैस भरी जाती है ये बताना है। पहला देख लीजिए, पहला कहता है कि हीलियम गैस, या दूसरा नियोन गैस, या तीसरा नाइट्रोजन गैस, या चौथा कहता है कि हाइड्रोजन गैस। दोस्त आखिर भरी कौन सी जाती है, ध्यान रखिएगा। आपको करेक्ट आंसर बताते हैं, क्यों भरी जाती है ये भी बताएंगे। देख लीजिए, ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा कि नाइट्रोजन गैस। हवाई जहाज के टायर में जो गैस भरी जाती है वो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। जान लीजिए, अब कहिएगा कि हीलियम गैस तो सबसे हल्का होता है, हीलियम गैस ही भरा जा सकता है। तो जी हाँ, हीलियम गैस भरा भी जा सकता है, लेकिन जान लीजिए कि हीलियम गैस किस लिए नहीं भरते हैं, नाइट्रोजन गैस ही क्यों भरते हैं। जब एरोप्लेन क्या होता है कि टेकअप करती है या लैंड करती है तो उसका चक्का जो होता है दोस्त जमीन से घर्षण करता है, फ्रिक्शन करता है। जब आपको पता है कि जब भी फ्रिक्शन होता है तो हीट उत्पन्न होता है, हीट उत्पन्न होने से चक्का में जो पहिए में होता है वो आग लगने की डर होती है। जो नाइट्रोजन क्या करता है गैस, उसे आग लगने नहीं देती है। नाइट्रोजन में कभी भी आग नहीं लगता है, वो आग लगने से क्या करता है कि बचाव करता है। इसलिए उसके चक्के में क्या होता है कि नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। वहीं अगर हीलियम हाइड्रोजन अगर भर दिया जाए तो तुरंत आग पकड़ लेगा, क्योंकि ये काफी सेंसिटिव होता है आग में, अब तुरंत आग पकड़ेगा। इसलिए उस सब का यूज नहीं किया जाता है, नाइट्रोजन गैस का ही यूज क्या होता है कि वायुयान के चक्के में किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कृत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता है इसमें से कौन? आर्टिफिशियल डायमंड। ठीक है, किसको कहते हैं? पहला नंबर देख लीजिए, पहला नंबर आपको कहा जा रहा है कि सोडियम सिलिकेट को कहते हैं, या दूसरा नंबर आपको कह रहा है इसमें कि सिलिकॉन हाइड्राइड को कहते हैं, या सिलिकॉन कार्बाइड को कहते हैं, या चौथा नंबर दोस्त देख लीजिए। आपको हम करेक्ट आंसर बता देते हैं कि कृत्रिम हीरा या आर्टिफिशियल डायमंड जो होता है दोस्त, ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या? सिलिकॉन कार्बाइड। जान लीजिए कि सिलिकॉन कार्बाइड को दूसरे नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कार्बोरंडम के नाम से जानते हैं। पिछले दिन क्लास में हम कार्बोरंडम के बारे में भी बता दिए थे कि कार्बोरंडम जो होता है वो दुनिया में दूसरे नंबर पे सबसे कठोर जो है पदार्थ होता है। पहला नंबर में हीरा होता है जो सबसे कठोर है दुनिया में, दूसरे नंबर पे ये कोरंडम होता है जिसको सिलिकॉन कार्बाइड कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र जो होता है SiC होता है। ठीक है, SiC होता है। तो ये जान लीजिए कि नेचर यानी अपनी प्रकृति में क्या होता है कि दुर्लभ रूप से होता है, मतलब पाया ही नहीं जाता एक तरह से कहिए तो। लेकिन इसको जो है क्या होता है कि आर्टिफिशियल तरीके से बना दिया जाता है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले जो दोस्त खोजा गया था, कब खोजा गया था ये भी जान लीजिए, 1893 में खोजा गया था। ठीक है, तो उसी समय से क्या है कि आर्टिफिशियल के तौर पे इसका इस्तेमाल करते हैं और आर्टिफिशियल डायमंड के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, जानना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन कहता है कि किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु जो है हवाई जहाज या आप कहिए कि रेल के डिब्बे में जो है इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं दोस्त कि किसका इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखिए, वैसे लोहा तो होगा नहीं, लोहा सबसे भारी होता है, तो वैसे चीजों का इस्तेमाल करते हैं जो हल्का होता है। अब मिश्र धातु जो होता है क्या होता है कि टिकाऊ और हल्का होता है। तो मिश्र धातु में जो यूज किया जाता है दोस्त, ये सेकेंड नंबर एल्युमिनियम का किया जाता है, क्योंकि एल्युमिनियम क्या होता है कि हल्का होता है और उतना जो है क्या होता है कि विद्युत रोधी भी होता है, मतलब कि
होता है, टेम्परेचर उष्मा का चालक नहीं होता है, लेकिन उतना नहीं होता जितना अदर मेटल्स होते हैं। ठीक है, तो हल्का की वजह से इसमें जो है मिश्र धातु में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि सोते वक्त आपका आरबीसी जो है कितना प्रतिशत कम हो जाता है। रेड ब्लड सेल जो अपने शरीर में होता है, जब आप सोइएगा तो रेड ब्लड सेल जो है घट जाता है। कितना प्रतिशत घट जाता है ये भी जान लीजिए। आपके शरीर में कितना आरबीसी है, उसका कितना प्रतिशत घटता है। पहला देख लीजिए, कहता है 2%, 3%, 4%, 5%। दोस्त कितना घटता है जान लीजिए। आपको हम बता देते हैं करेक्ट आंसर दोस्त, ये 4 नंबर 5%। अगर आप सोते हैं तो सोते वक्त क्या होता है ना कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है, तो उस समय क्या होता है ना दोस्त कि धड़कन भी जो है उतना मतलब कि फास्टली काम नहीं करता है, तो रिलैक्स मोड में होता है। तो ये 5% क्या होता है कि आपका जो है आरबीसी जो है सोते वक्त क्या होता है कि घट जाता है। ठीक है, और जान लीजिए जब हम ऊपर जाते हैं, आकाश में जाते हैं, तो ऊपर जाने पे क्या होता है आरबीसी जो है नंबर जो है वो बढ़ जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है कि अधिक ऊंचाई पे जाने पे जो है आरबीसी का क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है वो क्या होता है, उसकी संख्या बढ़ जाता है, आकार नहीं बढ़ता है, संख्या बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि लीची का खाने योग्य भाग जो होता है वो कौन सा होता है। लीची का मतलब हम कौन सा भाग खाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, आपको हम करेक्ट आंसर बताते हैं दोस्त कि लीची का जो हम खाते हैं ये क्या एरियल उत्तक खाते हैं, एरियल भाग खाते हैं। ठीक है, अब एरियल भाग होता क्या है ये जान लीजिए। तो बीज के बाहर जो होता है गुद्देदार चीज उसे हम एरियल कहते हैं। उसको एरियल कहिए या बीज चोल कहिए, दोनों बात एक ही है। ठीक है, बीज चोल या एरियल, तो जो बीज के बाहर का गुद्दे मांसल भाग होता है उसी को हम लोग खाते हैं। तो ये कभी कभी दोस्त क्या है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने आनुवांशिकता को आनुवांशिकी विज्ञान या आनुवांशिकी का नाम दिया था। ठीक है, किसने दिया था ये बताना है। तो देखिए आपको हम करेक्ट आंसर बताते हैं कि डब्ल्यू वेटसन साहब ने दिया था। किसने दिया था, डब्ल्यू वेटसन साहब। ये 3rd नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। डब्ल्यू वेटसन साहब ने आनुवांशिकता का क्या किया था कि नाम दिया था। इंपॉर्टेंट है। चलिए हाँ, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या कि इबोला क्या है। जी हाँ, गर्मी के दिनों में ये इबोला आता है। आपको बताते हैं कि इबोला है क्या। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे भी जाते हैं इबोला। देख लीजिए, पहला नंबर कहता है कि कवक है, दूसरा प्रोटोजोआ है, तीसरा बैक्टीरिया है, चौथा कहता है कि वायरस है। दोस्त इबोला है क्या जान लीजिए। करेक्ट आंसर दोस्त बता देते हैं कि इबोला जो है एक तरह का वायरस है। क्या है, एक तरह का वायरस है। ये 4th नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये वायरस से होने वाला क्या होता है कि एक गंभीर रोग होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या होता है कि फैलता है। संचारित रोग भी होता है, दूसरे व्यक्ति में फैलता है। पहली बार जो है इसका 1976 में इसका खोज किया गया था। कहां किया गया था ये भी जान लीजिए, कहां से इसको जो है प्राप्त हुआ था। ये दक्षिणी सूडान में। दक्षिणी सूडान में दोस्त क्या है कि आपका एक जो है नदी पड़ता है, क्या पड़ता है कि इबोला ही नदी पड़ता है, उसी के पास में जो है ये क्या हुआ था कि ये रोग जो है वायरस जो है खोजा गया था। उसी के नाम पे इस वायरस का नाम जो है इबोला रख दिया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इबोला पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दोस्त ये कहा जा रहा है कि पीडियाट्रिक्स का निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है। जी हाँ, पीडियाट्रिक्स जो है सो पहला नंबर देख लीजिए, कहता है कि अस्थि के रोग का अध्ययन है, या दूसरा नंबर हृदय रोग का अध्ययन है, या तीसरा नंबर कहता है शिशु रोग का अध्ययन है, या चौथा नेत्र रोग का अध्ययन है। दोस्त पीडियाट्रिक्स आखिर है किसका अध्ययन जान लीजिए। आपको करेक्ट आंसर बताते हैं कि पीडियाट्रिक्स जो होता है वो शिशु रोग का अध्ययन होता है। किसका, शिशु रोग का। ये ठीक है, ये 3rd नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। शिशु बच्चे जो होते हैं तो उसमें क्या होता है कि एज जो होता है, जैसे कि मान लीजिए छोटे बच्चे होते हैं 12 सालों तक के होते हैं, तो उसमें जितने भी रोग उत्पन्न होते रहते हैं, जो भी बीमारी होती है उसके स्टडी जो किया जाता है उसी को पीडियाट्रिक्स के नाम से जाना जाता है, उसी का स्टडी। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि मसूरों से जो क्या होता है कि रक्त कभी कभी अस्त्राव होने लगता है, तो उसे कौन रोक सकता है। ठीक है, या कभी इस तरह से क्वेश्चन पूछ देता है कि मसूरों में जो है मसूरों से जो रक्त निकलती है वो किस विटामिन की कमी से निकलती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए। आपको हम बताते हैं करेक्ट आंसर ये 3rd नंबर होगा, विटामिन सी, एस्कर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है कि एस्कर्बिक एसिड बीमारी होती है, जिसकी वजह से आप ब्रश कीजिएगा तो कभी चोट लग गया ना तो क्या होता है कि मसूरों से खून निकलने लगता है। ठीक है, या थोड़ा सा प्रेशर भी पड़ जाए तो मसूरों से खून निकलने लगता है एस्कर्बिक एसिड की वजह से। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है विटामिन सी। विटामिन सी बहुत
शरीर के लिए फायदेमंद, त्वचा के लिए, बालों के लिए, इस सब के लिए विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड जो है जरूरी है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि हरगोविंद खुराना है, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? जी हाँ, अपने इंडिया के ही थे हरगोविंद खुराना। वो कहां थे? अमेरिका में साइंटिस्ट के रूप में काम कर रहे थे। तो उन्हें किसके लिए जो है सम्मानित किया गया था, ये हमें बताना है। तो ध्यान रखिएगा, आपको हम करेक्ट आंसर बताते हैं। ये थर्ड नंबर, क्या जीन्स के संश्लेषण के लिए उन्हें सम्मानित किया गया था? जान लीजिए, जीन्स के संश्लेषण के लिए सम्मानित किया गया था। अब कब किया गया था, यह भी जान लीजिए, 1968 में किया गया था। ठीक है, सम्मानित किया गया जिनका उन्होंने क्या किया था? संश्लेषण किया था। ठीक है, तो ये चीजें है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि बच्चों का लिंग जो है निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? तो पहला नंबर देख लीजिए, कहता है कि पिता के गुणसूत्र से, या दूसरा नंबर माता के गुणसूत्र से, या तीसरा नंबर कह रहा है कि माता पिता दोनों से, या चौथा कहता है कि किसी के द्वारा नहीं। दोस्त, किसी के द्वारा तो जरूर जो है क्या होता है कि गुणसूत्र जो है, लिंग का गुणसूत्र जो है निर्धारित होता है। किसके द्वारा होता है? जान लीजिए, ये फर्स्ट नंबर पिता के गुणसूत्र से क्या होता है कि बच्चों का लिंग निर्धारण होता है। देखिए, महिला जो होती है उसमें एक्स गुणसूत्र होते हैं, और पुरुष जो होते हैं अच्छी तरह से हम लोग जानते हैं एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। तो महिला हमेशा क्या होता है कि एक्स गुणसूत्र ही क्या होता है कि रिलीज करती है, जबकि पुरुष क्या होता है कि एक्स और वाई गुणसूत्र रिलीज करती है। तो ये पुरुष पे डिपेंड करता है कि वो लड़का होगा कि लड़की होगा। ठीक है, एक्स अगर पुरुष रिलीज करे तो एक्स गुणसूत्र जाकर के मिलेंगे, फिर लड़की का निर्माण होगा। अगर वाई गुणसूत्र रिलीज करते हैं तो एक्स वाई यानी कि लड़के का निर्माण होगा। तो ये पिता के गुणसूत्र पे डिपेंड करता है कि वह मतलब कि बच्चों का लिंग किसके द्वारा निर्धारित होगा। तो ये पिता के द्वारा ही लिंग निर्धारित होता है। इंपॉर्टेंट है, ये सवाल कई बार जो है एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो दोस्त ये था अपना 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो टेस्ट में आपका दिया गया था। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब चलिए आपको हम क्या करते हैं कि बता देते हैं कि आप जो है टेस्ट कहां से दे सकते हैं, कहां से नहीं दे सकते हैं। बिल्कुल फ्री में होता है, इसके लिए आपको 1 रुपया चार्ज नहीं लगता है। ठीक है, कैसे देना है टेस्ट, चलिए आपको बताते हैं। देखिएगा, ये एप्लीकेशन है आपका। ठीक है, इस एप्लीकेशन को क्या कीजिएगा कि प्ले स्टोर पे डाउनलोड कीजिएगा। ये ERCB सर करके ही सर्च कीजिएगा प्ले स्टोर पे। वहां पे क्या कीजिएगा कि इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। इसी पे जाकर के क्या कीजिएगा कि जो आपका फ्री मटेरियल है, टेस्ट है, वहां से आप क्या कीजिएगा कि टेस्ट दे सकते हैं बिल्कुल फ्री में, निःशुल्क में, 1 रुपया पैसा नहीं लगेगा। अगर किसी भी तरह की अगर समस्या होती है तो दोस्त ऊपर नंबर दिया हुआ है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मैसेज या व्हाट्सएप करके। ठीक है, तो यहां से आप दे सकते हैं टेस्ट। आज भी क्या है कि 61 जो है टेस्ट नंबर एक्टिव है, जाकर के टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग टेस्ट देना चाहते हैं 61 एक्टिव है, जाकर के टेस्ट दे सकते हैं। चलिए अभी क्या करते हैं कि हम स्कोर कार्ड देख लेते हैं जो लोग टेस्ट दिए हैं उनका। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। देखिए ये है अपना स्कोर कार्ड, जो ये अभी जो आपका टेस्ट पेपर डिस्कस करा है उसी का ये स्कोर कार्ड है। किसने कितना नंबर लेकर के आए हैं ये हम आपको बता देते हैं। तो पहले नंबर पर देख लीजिए, पहले नंबर पे क्या है दोस्त कि संतोष केसरी जी है। क्या है? संतोष केसरी जी है। देख लीजिए ये पहले नंबर पे है। आज दूसरे और तीसरे नंबर पे जो है ये दोनों का सेम मार्क्स है। ठीक है, एक तो विकास कुमार है और दूसरा जो है संजय कुमार यादव है। ये दोनों दूसरे या तीसरे पर है, दोनों का सेम मार्क्स है। कितना है? 63 है। जैसे रेलवे में आपका नेगेटिव मार्किंग है दोस्त, इसी तरह से इसमें भी नेगेटिव मार्किंग जो है दिया गया है। और बिल्कुल नेगेटिव अटेम्प्ट मत कीजिएगा। ठीक है, जो आ रहा है क्वेश्चन उसी को अटेम्प्ट कीजिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। जो भी सही होगा उसमें से आपका मार्क्स जो है कट जाएगा। तो ध्यान रखना इस चीज को। केसरी जी 67 नंबर 67 75 में लेकर के आए हैं। उसके बाद जो विकास जो है ये है 63 नंबर, और ये संजय भाई भी 63 नंबर है। तीनों जो है क्या है अच्छे मार्क्स लेकर के आए हैं। ठीक है, तो सही है। चलिए उसके बाद चौथे नंबर पर देख लीजिएगा। चौथे नंबर पे जो है आपका क्लीमेंट साहब है जो बिलासपुर से है। उसके बाद 5वें नंबर पे ये दोस्त अजीत कुमार है। 6ठे नंबर पे है अरविंद भाई है। ठीक है, तो दोस्त क्या है कि इसी तरह का क्या होता है कि स्कोर कार्ड आते रहता है। स्कोर कार्ड आपको हम दिखाते चलेंगे। देखिएगा गुड्डू यादव जो 7वें नंबर पे है, लवकेश कटैया जो 8वें नंबर पे है, उसके बाद मुकेश कुमार जो 9वें नंबर पे है। उसके बाद आपको बताते हैं कि राज मुन्ना 10वें नंबर पे है। उसके बाद आपका जो है राज मुन्ना, देखिए इसमें राज मुन्ना 2 बार दे दिए हैं, पता नहीं कैसे 2 बार दे दिए हैं। 10 और 11 नंबर पे दोनों है। उसके बाद जो है दीपक कुमार जो क्या है कि 12वें नंबर पे है। ठीक है दोस्त, एक ही बार टेस्ट देना है, 2 बार कैसे दे दिए हो पता नहीं। हमें भी लग रहा है कि एप्लीकेशन पे एक ही बार रजिस्टर है, फिर भी 2 बार दे दिए हो, पता नहीं क्यों कैसे। चलिए उसके बाद देखिएगा
13 या 13वें नंबर पे जो है रंजन पांडे है, उसके बाद 14वें नंबर पे जो है सुबोध कुमार है, 15वें नंबर पे अमन कुमार है, 16वें नंबर पे जो है शिशु प्रिया है, जो कभी ऊपर टॉप में रहा करती थी, पता नहीं आज नंबर कम कैसे है। उसके बाद जो है शक्ति कुमार जो है आपका 17वें नंबर पे, 18वें नंबर पे जो है दोस्त वीरेंद्रा भाई है, ठीक है, 18वें नंबर पे। चलिए उसके बाद देखते रहिएगा अपना अपना स्कोर कार्ड। अनिल कुमार जो क्या है कि 19वें नंबर पे है, 20वें नंबर पे जो है अनूप कुमार है, उसके बाद जो है 21वें नंबर पे भीम भाई है, और उसके बाद 22वें नंबर पे भीम भाई है, उसके बाद जो है 23वें नंबर पे जो क्या है कि अजीत कुमार है, 24वें नंबर अंकज है, अंकज कुमार है 23वें नंबर पे, 24वें नंबर पे जो है ये बबलू है जो पटना से है, बहुत अच्छा। लोकेशन इसी तरह से दोस्त मेंशन कीजिए, छोटा नाम रखिए और लोकेशन मेंशन कीजिए। क्या कीजिएगा कि प्रोफाइल में जाने के बाद नाम एडिट कर लीजिएगा, नाम को ब्रैकेट में छोटा सा नाम रख के ब्रैकेट में अपना लोकेशन लिख दीजिएगा, पता लग जाएगा कि कहां से हो कहां से नहीं हो आप, ठीक है। देखिएगा उसके बाद जो है हरिओम भाई जो 25 नंबर पे है, 26 पे जो आपका क्या है कि योगेश भाई है, उसके बाद जो है आपका 28 नंबर पे 27 नंबर पे 27 नंबर पे क्या है कि इंजीनियर जैन कुमार है, उसके बाद जो है 28 नंबर पे जो है विपिन भाई है, उसके बाद जो है 29 पे जो है बसंत भाई है, और उसके बाद जो है 30 नंबर पे मुनेन्द्र वर्मा जो जिला बदायूं से है। इनका आज तक के मुझे लोकेशन पता है क्योंकि रेगुलर हमेशा बने रहते थे, पता नहीं अब क्यों जो है गैप कर रहे हैं, मुनेन्द्र भाई गैप कर रहे हैं। चलिए उसके बाद जो है 31 नंबर पे जो है कौन है, बम भाई है, उसके बाद 32 नंबर पे जो है सुदामा भाई है, उसके बाद जो है 33 पर रंजन भाई है, हट्टी जो है सो, और उसके बाद आपको बताते हैं कि 34 नंबर पे जो है अमरनाथ है, ठीक है, 34 पे। उसका 35 पे जो है विष्णु कुमार जो प्रयागराज से है, अच्छा लोकेशन मेंशन किए हुए हैं। उसका 36 पे जो है एमडी राजीव करके है वर्षी, जो आई थिंक मुझे लगता है कि मुजफ्फरपुर से है, ये अपना लोकेशन पहले मेंशन करते थे, जो मुझे याद है हम आपको बता देते हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा प्रकाश कुमार जो 37 नंबर पे है, 38 नंबर पे जो है रोशन कुमार है, 38 जो है 39 पे जो है हरेंद्र भाई है, उसका 39 पे जो है आपका मुकेश कुमार है, उसके बाद आपको बताते हैं 39 नहीं 40 पे है ये, उसके बाद जो है क्या है कि रमेश शाह है, ठीक है, ये आपका 41 पे है, उसके बाद जो है 42 पे जो है कालीनाथ भाई है। कालीनाथ भाई थोड़ा सा और मेहनत कीजिए, बूस्ट कीजिए मेहनत, क्योंकि अब टाइम नहीं है, ठीक है। चलिए देखिएगा उसका गौतम नंबर 43 नंबर पे है, उसके बाद जो है आपका ये लंबा सा नाम है मोरी भाई का है, ये 44 नंबर पे है, उसके बाद जो है आपका जितेंद्र भाई है, ये क्या है कि 45 नंबर पे है, उसके बाद तरानी जो है 46 पे है, उसके बाद आपका बताते हैं 47 पे अभिषेक भाई है, ठीक है, उसके बाद जितेंद्र भाई जो है 48 पे है, ठीक है, 48 पे जितेंद्र भाई है। तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया है कि टेस्ट अटेम्प्ट किए हैं। चलिए स्कोर कार्ड देखते रहिए, आप पिछले दिन कितने नंबर पे थे, आज कितने नंबर पे है, मैच करते रहिएगा। चलिए देख लीजिए 49 पे जो है कौन है कि काजल कुमारी है, उसके बाद जो है 50 नंबर पे आपका जो है क्या है कि मोहन भाई है, मोहन मिश्रा, उसके बाद जो है 51 नंबर पे जो है क्या है कि रोहित कुमार है, उसके बाद जो है 52 नंबर पे क्या है आपका कि युवराज सिंह है, उसके बाद जो है 53 नंबर पे जो है क्या है कि कमलेश भाई है, और 54 नंबर पे क्या है कि डीएस मीना साहब है, ठीक है, डीएस मीना साहब। चलिए उसके बाद देखिएगा आप कि आनंद भाई जो 55 नंबर पे है, कमलेश रमेश है, रमेश भाई जो है ये क्या है कि 56 नंबर पे है, उसके बाद जो है अनिल कुमार 57 नंबर पे है, 58 पे जो है जावेद आलम है, उसका 59 पे देख लीजिए, 59 पे क्या है कि ऋषि राम भाई है, 59 पे है, उसके बाद 60 पे जो है पवन कुमार है, ठीक है, पवन कुमार 60 नंबर पे है, जो अच्छा है, टेस्ट देते रहिए, आपका स्कोर पता चलता रहेगा। चलिए अजीत यादव 61 पे है, उसके बाद आपको बताते हैं कि सुधीर कुमार जो क्या है कि 62 पे है, 63 पे है धीरेश चंद्रा जो सोनभद्रा से है, इनका लोकेशन मुझे पता भी है, 64 पे इंद्रजीत भाई है, ठीक है, उसके बाद जो है 65 पे जो है क्या है कि रत्नाकर भाई है, उसके बाद जो है भागवत भाई जो है क्या है कि 66 नंबर पे है रत्नाकर भाई, ठीक है, भागवत भाई है। चलिए उसके बाद आपको बताते हैं कि एसके भारती जो 67 नंबर पे है, उसका विराट यादव जो है 68 नंबर पे है, और पंकज कुमार जो 69 नंबर पे है, उसके बाद जो है मुकेश है जो क्या है कि 70 नंबर पे है, 71 नंबर पे जो है हरिमोहन भाई है, उसका 72 नंबर पे क्या है कि अंकित राव है,
ठीक है, अंकित राव भाई मेहनत करने की जरूरत है। देखिएगा, उसके बाद जो है आपका 73 नंबर पे इंद्रजीत भाई है, उसके बाद जो है आपको बताते हैं 74 पे अतुल भाई है, उसका न्यूटन साहब भी इसमें आ रखे हैं जो 75 नंबर पे है। पूर्णिमा सिंह, न्यूटन नाम नहीं देना है, अपना नाम देना है, ठीक है, न्यूटन नहीं बनिए, अपना नाम दीजिए। उसके बाद देखिए 76 नंबर पे क्या है कि पूर्णिमा सिंह है। उसके बाद जो है चीकू कुमार है, चीकू कुमार क्या है कि 77 नंबर पे है, ठीक है। चलिए सबका मार्क्स देखते रहिएगा, माइनस में जिसका मार्क्स होगा बता देंगे हम। उसके बाद देखिएगा स्नेहा दे रखे हैं, उसके बाद जो है क्या है कि ये 79 नंबर पे है। उसके बाद जो है 80 नंबर पे केदार भाई है, उसका सुमित भाई जो 81 नंबर पे है। उसके बाद जो है 82 नंबर पे जो है ये अर्पित कुमार है 82 नंबर पे। उसके बाद 83 पे गोलू करके है जो 83 नंबर पे है। उसके बाद 84 पे आपको बता देते हैं कि सुरदर्शन भाई है, 84 नंबर पे सुरदर्शन भाई है। चलिए और आगे बता देते हैं आपको 84 के बाद जो है 85 पे क्या है कि राम दयाल है, 85 में राम दयाल है। उसके बाद 86 में दोस्त विजय कुमार है। इसमें देखिए नेगेटिव मार्किंग आपको बताते हैं कि सुरदर्शन भाई का देख लीजिए -1 नंबर है, ठीक है। गोलू करके है वो क्या है कि 0 नंबर है। उसका राम दयाल जो माइनस नंबर लेकर के आए हैं, नेगेटिव में चले गए हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हम इसमें दे रखे हैं, तो -5 नंबर लेकर के आए हैं। उसका विजय भाई है क्या है कि -8 नंबर है, माइनस में जा रखे हैं। तो दोस्त सही से टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए क्योंकि आपको ठीक यही सेम इसी तरीका से आपको क्या होगा कि रेलवे एग्जाम में भी देना पड़ेगा। रेलवे एग्जाम में भी आपको सिर्फ 1/3 ही नेगेटिव मार्किंग रहेगा। अगर यहां परफॉर्मेंस आपका अच्छा है तो दोस्त वहां भी अच्छा होगा, जान लीजिए। तो जो लोग यहां पे अगर 60% लेकर के आ रहे हैं तो अच्छा है, अच्छा आप वहां पे परफॉर्मेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्या कीजिए कि जो लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए दोस्त चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आने वाली वीडियो आपके लिए काफी बेनिफिट होने वाली है। और अगर टेस्ट देना चाहते हैं, रेगुलर बनना चाहते हैं मेरे चैनल पे, तो दोस्त इस एप्लीकेशन को क्या कीजिएगा कि डाउनलोड कर लीजिएगा अपने मोबाइल में, एंड्रॉइड फोन में। एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे जाकर के सर्च करके कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब क्या कीजिए कि हमें इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए सेट के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों।